पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फियांग पार्टी के अंदर आ चुका था। यहाँ पर बाकी सारे लोग आए हुए थे क्योंकि एम्पायर ने ये पार्टी दी थी उसकी बेटी की ठीक होने की खुशी में। यहाँ पर एक बंदा होता है, वो यहाँ पर टीचर जो है उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसको यहाँ पर प्रपोज कर चुका था शादी के लिए, लेकिन वो टीचर यहाँ पर उल्टा उससे ये कह देती है कि मैं किसी और इंसान से प्यार करती हूँ जो कि मर चुका है, और वो इंसान है एम्पायर फियांग, जिसका मतलब वो फियांग से ही प्यार करती है। तो ये देखकर तो फियांग भी बिल्कुल हैरान रह चुका था। जिसके बाद बारी थी उसी फैमिली हेड की। वो एक खास तरह की पिल लेकर आया हुआ था और वो पिल ये कहकर लाया था कि इसके जरिए एम्पायर ठीक हो सकते हैं। वो एम्पायर को ये पिल खिलाना चाहता था, लेकिन फियांग कहता था कि इस पिल के अंदर पॉइजन मिला गया है, इसको खाना मतलब मौत को दावत देने के बराबर है। तो उस पिल की टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद तो यहाँ पर सच में पता चलता है कि उसके अंदर पॉइजन मिला हुआ था। तो यहाँ पर एम्पायर उस फैमिली हेड को काल कोठरी के अंदर बंद करवा देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कमांडर जो था वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फियांग के सामने खड़ा था कि तूने मुझे कहा कैसे कि मैं तुझे सर कहकर बुलाऊं। लेकिन फिर वो अपना गुस्सा शांत करते हुए फियांग से कहना चाहता है कि शाबाश, मुझे तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा काबिल तारीफ लगी। तुमने मुझे कहा कि मुझे तुम्हें मिस्टर या सर कहकर बुलाना चाहिए। मैं बिल्कुल तुम्हें ये कहकर बुलाऊंगा। मैं तो सिर्फ अपनी पावर को यूज करते हुए तुम्हें टेस्ट करना चाहता था कि तुम डर तो नहीं जाते हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं डरे हो। ये चीज तुम्हें बहुत ज्यादा अलग बनाती है बाकियों से। तो बताओ क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? तो फियांग कहता है कि देखो मैं ठीक तो कर लूंगा, लेकिन ऐसा फोकट में नहीं करूंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे 3 काम करने होंगे। अगर मेरे 3 काम करते हो तो मैं सोचूंगा तुम्हारे को ठीक करने के बारे में। तो ये सुनकर कमांडर हैरान हो जाता है कि तुम मुझसे 3 काम करवा रहे हो। ठीक है, मैं देखूंगा कि तुम कौन से काम करवाते हो। तो इसके बाद फियांग जो था वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। वो जा रहा था अपने घर की ओर, जहाँ पर उसके दोस्त भी बातें कर रहे थे कि यार तुम तो बहुत ज्यादा कमाल कर, तुम्हारे ऐसा टैलेंटेड बंदा हमने कभी नहीं देखा, तुम्हारे टैलेंट का कोई जवाब ही नहीं है, तुम कैसे सारी की सारी चीजें पता कर लेते हो, तुमने पॉइजन के बारे में भी इतना आसानी से पता कर लिया जिसके बारे में पता करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। तो फियांग कहता है कि यार उस पॉइजन के अंदर कोई पिल या पॉइजन ऐसा कुछ मिला नहीं था पिल के अंदर, वो तो नॉर्मल सी पिल थी, लेकिन उसके अंदर बाद में अगर ब्लड के साथ मर्ज किया जाए तब जाकर वो पॉइजनस बनती है, जो कि उस फैमिली हेड ने हरकत करके उस पिल को तैयार किया था। इसी वजह से जल्दी कोई पहचान नहीं पाया, क्योंकि अगर पिल के अंदर पॉइजन पहले से ही होता ना तो लोग पहचान लेते उसको, लेकिन बाद में जो डाला गया यही चीज पहचानने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी लोगों को, लेकिन मैंने उसको ढूंढ निकाला। मेरे लिए ये सब काम करना उतना ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे ही लोग आगे बढ़ते ना वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो फियांग से कहने लग जाता है कि क्या तुम ही फियांग हो? अगर तुम फियांग हो ना तो मेरे जो यंग मास्टर है वो तुमसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं, वो यहीं पर आए हुए हैं, तो क्यों ना तुम उनसे मिल लो। तो ये देखकर फियांग हैरान हो जाता है कि ये बुड्ढा कौन है और उसका यंग मास्टर कौन है जो मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। वो थोड़ा सा सोचता है और कहने लग जाता है कि मैं भी आज थोड़ा सा बिजी हूँ और मैं थक भी गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अपने यंग मास्टर से कहते हैं कि बाद में कभी आए। इतना कहने के बाद चैंतियन वहाँ से जाने लग जाता है। पर जैसे ही फियांग वहाँ से जा रहा था वो यंग मास्टर उसको आवाज लगाते हुए कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है कि आज तो तुम बिल्कुल ज्यादा ही कुछ फेमस हो गए, हर तरफ तुम्हारा ही नाम चल रहा था, तुम तो बिजी रहोगे ही ना, क्यों ना थोड़ी सी मेहरबानी कर दो इस यंग मास्टर के ऊपर और आकर मुझसे बातें कर लो। इतनी रिस्पेक्ट देकर वो यहाँ पर फियांग से बात कर रहा था। तो ये सुनकर फियांग कहना चाहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम इतनी रिस्पेक्ट मुझे दे रहे हो तो मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। वो चला जाता है उस यंग मास्टर से मिलने के लिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर उस बंदे को देख पाते हैं जो कि टीचर को प्रपोज कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है फियांग से। अब ये गुस्सा क्यों था वो तो वो बताया नहीं, लेकिन वो कहने लग जाता है कि मैं उस फियांग को छोड़ूंगा नहीं। शायद उसको पता चल गया होगा कि इसका और टीचर का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन चल रहा है और इसी की वजह से उस टीचर ने उसको छोड़ दिया। तो इसी वजह से वो कह रहा था अपने बंदे से कि तुमने देखा नहीं क्या कि कहाँ गया फियांग? वो गया ना सेकंड फ्रेंड से बात करने के लिए, वो जो यंग मास्टर बैठा हुआ उससे बात करने चला गया। वो अगर उससे उसकी डील हो गई ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। तुमने उसको पहले रोका क्यों नहीं? आखिर किस काम के हो तुम? तो ये सुनकर वो बंदा भी कहना चाहता कि सही कहा आपने, मुझसे गलती हो गई, मुझे फियांग को पहले रोक लेना चाहिए था उस यंग मास्टर से बात करने से, लेकिन अब तो देरी हो गई। तो वो बंदा जो मास्टर था वो कहने लग जाता है उस अपने साथी से कि देखो फियांग के ऊपर अच्छे से नजर रखो, देख कर आओ कि वो क्या बात करता है उस यंग मास्टर से, दोनों की क्या डील हो रही, मुझे उस डील की हर एक जानकारी चाहिए। तो इसके बाद हम यहाँ पर फियांग को देख पाते हैं जो कि उस यंग मास्टर से बात करने के लिए आया हुआ था। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं फियांग जाता है उस यंग मास्टर से बात करने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद वो यंग मास्टर जो था वो फियांग से कहना चाहता है कि देख रहे हो तुम कितनी ज्यादा फेमस हो चुके हो, हर तरफ बस तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं, और तुम जैसा इंसान अगर मेरे साथ हो तो फिर जो मेरा सपना है वो पूरा करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तुमने कमांडर पाई के बारे में सुना होगा ना, वो एक बहुत ही खास इंसान है, वो आगे फ्यूचर देख सकती है। तो उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे तुम्हारी मदद लेनी चाहिए, अगर तुम मेरी हेल्प करने के लिए तैयार होते हो तो मैंने जो सपना देखा है सिंहासन हासिल करने का वो पूरा हो जाएगा। मुझे सिर्फ राजगद्दी चाहिए और उसके लिए मुझे फियांग तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मेरा सपना पूरा करने में कोई भी नहीं रुकावट डाल सकता। देखते ही देखते वहाँ पर वो कमांडर पाई जो थी वो भी आकर पहुंच जाती है, और यहाँ पर आने के बाद वो फियांग को देखकर कहना चाहती है कि तुमने सुना ही होगा कि यंग मास्टर ने तुमसे क्या कहा, वो तुम्हें ऑफर देने के लिए कि अगर तुम उनका साथ देते हो उनका सिंहासन हासिल करने में तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही कमाल की बात होगी, तुम एक एम्पायर के साथ रहोगे, क्योंकि यंग मास्टर आगे चलकर एम्पायर
एम्परर बन जाएगा ना, तो तुम एम्परर के साथ रहोगे उसके एकदम खास इंसान बनकर, उसके बाद तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल सेटल है, कभी किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहेगी तुम्हें कल्टीवेटर हो भी बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत और पावर ज्यादा है, तो तुम जैसा बंदा साथ में हो तो कमाल की बात हो जाती है। बोलो फिर क्या सोचे हो तुमने, हमारा साथ दोगे? तो ये सुनकर फियांग कहने लग जाता है कि देखो मैं मार्शल आर्ट का कल्टीवेटर हूँ, किसी का गुलाम या किसी का कुत्ता नहीं हूँ जो किसी के सामने बीन बजाते हुए खड़ा रहूंगा। हम यहाँ पर कल्टीवेटर जो है ना वो चलते फिरते बादल की तरह जहाँ दिखी जगह वहाँ चले जाते हैं, किसी की गुलामी करते हुए नहीं रहते हैं। इसलिए जो ऑफर तुमने दिया है उसका शुक्रिया भी नहीं कहूंगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारा ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतना कहने के बाद फियांग वहाँ से जाने लग जाता है। ये देखकर वो यंग मास्टर और कमांडर बाई दोनों गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर ये हमें रिजेक्ट कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी घोड़ा गाड़ी के ऊपर कोई अटैक देकर मार देता है। वो जो बंदे यहाँ पर आए हुए थे जो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक देकर मारते हैं उसी घोड़ा गाड़ी के ऊपर, जिससे होता ये कि यहाँ पर घोड़ा गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। फियांग, उस यंग मास्टर और कमांडर बाई तीनों की जान खतरे में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो अपने आप को बचा लेते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग जाता है अपने साथियों से कि देखो हमें काम मिला है फियांग और इस यंग मास्टर को जान से मार डालने का, अगर ये लोगों को खत्म कर देते हैं तो उसके बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। अब इन लोगों को यहाँ पर किसने भेजा था फियांग और यंग मास्टर को मारने के लिए वो तो नहीं पता, लेकिन ये लोग आए थे उन दोनों को ही मारने के लिए। तो जैसे फियांग के ऊपर अटैक लगने वाला था वो कमांडर बाई जो होती है वो बीच में आ जाती है और अटैक को खुद पर रोक लेती है। वो कहने लग जाती है यंग मास्टर और फियांग से कि दोनों यहाँ से जाओ जब तक कि मैं इन लोगों को संभालती हूँ। वो तुरंत जा चुकी थी उन लोगों से फाइट करने के लिए जो बदमाश यहाँ पर आए हुए थे, और इनके बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। वो यंग मास्टर भी देखकर हैरान था कि ये क्या है, ये लोग तो जितने भी बंदे यहाँ पर हमें मारने के लिए आए वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, इनका मुकाबला हम करेंगे कैसे, आखिर इनको भेजा कौन है, कौन मेरा दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है। पर तब चैंपियन की नजर जाती है उस यंग मास्टर के एक सोल बैनर के ऊपर, और जैसे वो सोल बैनर को देखता है वो अपने पास उठा लेता है उसको और उसकी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। वो यंग मास्टर हैरान कि ये कर क्या रहा है मेरे सोल बैनर का, लेकिन फियांग तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और जैसे उसने वो सोल बैनर निकाला था ना उस यंग मास्टर का, उसके लिए वो एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर देता है। वो बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग था कि जितने भी बंदे यहाँ पर अटैक करने के लिए आए थे उन दोनों के ऊपर वो लोग उन तक पहुंच ही नहीं पाते। ये सोल बैनर इतना ज्यादा कमाल की चीज थी कि वो सारे बदमाशों को दूर फेंक देता है, जिस वजह से किसी का भी यहाँ पर आना फियांग को या फिर यंग मास्टर को चोट पहुंचाना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। फियांग कहना चाहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता होगा लेकिन तुम्हारा जो ये मामूली सा दिखने वाला बैनर है ना वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक रॉयल ट्रेजर है जो कि इतना ज्यादा कमाल का प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर सकता है कि मार्शल किंग रैंक का बंदा भी इसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। तो ये मामूली लोग जो यहाँ पर हमारे पर अटैक करने के लिए आए हैं इनको कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा मेहनत करते हुए, तब भी यहाँ पर इसको आधा भी नहीं तोड़ पाएंगे। इतना कमाल का बैनर तुम्हारे पास रखा हुआ था, तुम्हें कभी इसको पता भी नहीं चला कि इसका इस्तेमाल कैसे करता है। क्या बेवकूफ आदमी हो तुम, अगर तुम्हें यहाँ से जाना तो जल्दी भाग जाओ यहाँ से, जो कि मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ। तो ये देखकर वो जो यंग मास्टर था वो भी अभी सोच रहा था कि यार सच में इतना कमाल का मेरा बैनर था, मैं तो उसको मामूली सी चीज समझता था, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया इसका, और आज इसकी ओरिजिनल पावर देखकर मैं बिल्कुल इम्प्रेस हो चुका हूँ। जब वो बदमाश देख लेते कि नहीं हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, ये कमांडर भाई हमें मार डालेगी, ऊपर से ये जो प्रोटेक्शन बैरियर बना गया इसको तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है, तो वो बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं, वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकले थे। लेकिन इतने टाइम तक इस पावर का इस्तेमाल करने की वजह से, फ्लैग की पावर को एक्टिवेट रखने की वजह से फियांग की हालत खराब हो जाती है और वो खुद को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर चुका था। जैसे वो यहाँ पर ऊपर से नीचे गिरने वाला तो उसकी हालत खराब होने वाली थी कि तभी वहाँ पर टीचर आकर पहुंच जाती है। वो आते साथ फियांग को बचा लेती है। वो उससे कहना चाहते है कि फियांग क्या तुम ठीक हो, तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो यहाँ पर फियांग से कहना चाहते है कि फियांग तुम ठीक तो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो फियांग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप अचानक में यहाँ पर आ कैसे गए। तो ये देखकर वो टीचर कहना चाहती है कि देखो एम्परर को टेंशन थी कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकले हो ना तो तुम किसी मुसीबत में पड़ना चाहो, तो इसी की वजह से उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। मैं पूरी आर्मी लेकर आई हुई हूँ यहाँ पर ताकि तुम्हें कुछ हो ना जाए। वो जो सेकंड प्रिंस था वो भी यहाँ पर कहना चाहता है शुक्रिया करते हुए टीचर का कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए। ये जो प्रिंस है वो असल में यंग मास्टर वो सेकंड प्रिंस है, इसका एक और भाई होगा फर्स्ट प्रिंस पे, ये भी सिंहासन हासिल करना चाहता है और इसका जो भाई है फर्स्ट प्रिंस वो भी सिंहासन हासिल करना चाहता है। तो यहाँ पर वो जो टीचर होती है वो कहने लग जाती है कि जिन बंदों को अभी हमने देखा ना जो अटैक करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, शायद मुझे लगता है कि ये लोग डिवाइन गार्ड पैलेस के हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल गया है कि डिवाइन गार्ड पैलेस के लोग ना उन्होंने हाथ मिला लिया है फर्स्ट प्रिंस के साथ और वो दोनों मिलकर किसी भी तरह से सिंहासन हासिल करना चाहता है। अभी यहाँ पर जो अटैक हुआ था वो भी करवाया होगा फर्स्ट प्रिंस ने ताकि सेकंड प्रिंस को और फियांग दोनों को मारा जा सके और उसके बाद उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, उसको सिंहासन हासिल करने से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसीलिए उसने इतना घटिया प्लान बनाया ताकि सेकंड प्रिंस और फियांग दोनों को मार दिया जाए। तो ये देखकर तो यहाँ पर फियांग और सेकंड प्रिंस दोनों हैरान हो जाते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है, अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर चौकन्ने थे और हम बच गए, वरना तो आज तो हमारे लग जाते हैं। फियांग सोचने लग जाते कि मैं तो इस यंग मास्टर जो कि सेकंड प्रिंस है इसको ही घटिया आदमी समझ रहा था, लेकिन इसका भाई तो उससे भी बड़ा घटिया आदमी निकला। पता नहीं यहाँ पर पावर के लालच में, सिंहासन के लालच में ये लोग कितने ज्यादा गिर जाते हैं कि अपने भाइयों को नहीं छोड़ते हैं।
टीचर फियांग नहीं छोड़ता है। टीचर फियांग से कहना चाहती है कि फियांग देखो काफी टाइम हो चुका, तो चलो मैं तुम्हें एकेडमी वापस ले चलती हूँ, वहां पर जाकर तुम आराम कर लेना क्योंकि तुम्हारा सारे काम खत्म हो चुके हैं। वैसे भी सिंहासन किसके पास जाएगा, कौन इसको हासिल करना चाहता है, इस मुसीबत के अंदर तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे से ये रिलेटेड है ही नहीं, तो तुम ऐसी बेकार की मुसीबत में ना पढ़ो, वो ही बेहतर है। वो यहाँ पर फियांग को लेकर जाने लग जाती है और कहना चाहती है उससे कि तुम बस एक चीज पे ध्यान दो कि तुम्हें किसी और का सपोर्ट नहीं करना, तुम्हें खुद का सपोर्ट करना और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के बारे में तुम्हें सोचना है, क्योंकि अगर इस सिंहासन की पॉलिटिक्स में पढ़ोगे ना तो फिर तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा और मुसीबत में ही पड़ते जाओगे तुम। तो फियांग कहता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही पता है कि ये लोगों के बीच में पढ़ना मुसीबत को दावत देने के बराबर है, तो मैंने वैसे भी अपने लिए अलग प्लान बना कर रखा है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कहना चाहता है उस यंग मास्टर जो सेकंड प्रिंस उससे कि देखो मैं एक शर्त पे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम यहाँ पर सिंहासन लेने के बाद यान वो सिटी जो है अगर मेरे हवाले कर दोगे तो फिर मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचूंगा। पूरी की पूरी वो सिटी मेरी होगी, वहाँ की हर एक चीज मेरी होगी, सब चीज के पे मेरा राज होगा, मैं सिटी लॉर्ड बनने वाला हूँ। अगर सिंहासन पाने के बाद तुम ये करने के लिए तैयार हो, इसका वादा करते हो, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ सिंहासन हासिल करने में, क्योंकि तुम्हारा भाई भी घटिया है, तुम भी घटिया हो, तो दोनों में से एक घटिया को तो चुनना ही पड़ेगा ना। तो ये सुनकर वो सेकंड प्रिंस कहना चाहते हैं कि ठीक है मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं तुम्हें यानवू सिटी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम वहाँ का सिटी लॉर्ड बन जाना, लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे गारंटी देनी होगी कि तुम मुझे सिंहासन पाने में मदद करोगे और सिंहासन दिलवा कर ही रहोगे। अगर तुमने ये काम अच्छे से कर दिया ना तो एक सिटी छोड़ो, तुम्हें और भी कोई सिटी चाहिए होगी ना वो भी तुम्हें दे दूंगा, वहाँ के भी सिटी लॉर्ड बन जाना। तो टीचर यहाँ पर उस सेकंड प्रिंस से कहना चाहते कि प्रिंस तुम देख रहे हो ना यहाँ पर ये जो फियांग है एक मामूली सा स्टूडेंट है, वो हमारे एकेडमी का स्टूडेंट है, तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसको कैसे दे रहे हो और सिटी लॉर्ड वो कैसे बन सकता है। लेकिन फियांग उसको रोक देता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मदद करने वाला हूँ, तो इसलिए आप कुछ भी ना कहे तो बेहतर है। फियांग अपने मन में सोच रहा था कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हो और वहाँ पर मैं शांति से अपनी कल्टिवेशन करके पिछले लाइफ की जितनी भी पावर है ना उसको अवेक कर सकूं, और इस जगह में मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला हो भी ना। और ऐसी जगह पक्का जो मेरी नजर में है वो है यानवू सिटी। यानवू सिटी को मैंने इसलिए ऑफर में रखा है कि अगर वो सिटी मेरे हाथों में आ जाती तो वहाँ के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करूंगा, वहाँ पर आराम से मैं अपनी कल्टिवेशन करते हुए सारी की सारी पुरानी पावर को रिकवर कर लूंगा और उसके बाद मेरी एक नई पहचान बन जाएगी। तो जब इतनी अच्छी चीजें मुझे यहाँ पर मिल रही है इतनी सी मेहनत करने के बाद, तो मुझे ये ऑफर क्यों ही रिजेक्ट करना चाहिए। मैं ये ऑफर नहीं रिजेक्ट करने वाला, मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज करना चाहता हूँ। वो तुरंत लेता है वो जो सेकंड प्रिंस है ना उसके सारे के सारे सिपाहियों को और लेकर वो पहुंच जाता है अपनी फैमिली के अंदर जहाँ पर वो फैमिली हेड रहता है। यहाँ पर आया था वो अपनी फैमिली जो उसकी सेक्ट है उसको वापस अपने मुट्ठी में लेने के लिए कि यहाँ से सारे दुश्मनों को हटा देता हूँ और उसके बाद मेरी जो फैमिली है, मेरा जो घर है वो मेरे हाथों में आ जाएगा, फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएंगे। तो यही काम करने के लिए फियांग यहाँ पर आया हुआ था। क्या ये काम कर लेगा वो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ